जिन्हें राष्ट्र के नाम पर हमने सत्ता दी, वो जी। सत्ता में बैठकर कैसे उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उत्तराखंड के संसाधनों को बाहर वालों को बेचकर कैसे उत्तराखंडियत को खतरे में डाल रहे हैं। पहला अपराधी किसको बना दिया? जिसने शिकायत करी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सख्त कानून की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उत्तरकाशी में नकल चल रही है। जिसने शिकायत करी उत्तरकाशी में, उस पर मुकदमा लगाया, उसे जेल डाल दिया। कैसे मोबाइल अंदर गया, सिक्योरिटी अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जब जनता का दबाव बना तब कार्रवाई है। तो मेरा कहने का मतलब है, हर परीक्षा को इसी तरीके से लीक करके इन्होंने 2 पीढ़ी उत्तराखंड की बेरोजगार से खत्म कर दिया। तो साफ पता चलता है कि परीक्षाओं की बोलियां लग रही हैं और जिस कारण उत्तराखंड का भविष्य खतरे में है। इतनी निराशा आ गई कि अब बच्चे जाने को तैयार नहीं है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार पहला दोस्तों, पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो वैसे बहुत सारी न्यूज ही न्यूज है, बल हर रोज कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है, लेकिन अभी जो मामला है वो मामला आपको चारों ओर दिखाई दे रहा होगा। पेपर लीक का मामला, जिसमें आप रामलीला के मंच पर देख लीजिए, आप कोर्ट में देख लीजिए, आप चाय की दुकान पर देख लीजिए, आप गली गली में देख लीजिए, उत्तराखंड में पेपर लीक होता है बल और युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे मामलों पर जो बड़ी मछलियां हैं उन मछलियों को बचाने का काम भी किया जाता है। इन सब के बीच एक प्रदर्शन बेरोजगार संघ का लगातार पेपर लीक के मसले पर और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग समेत कुल 4 मांगे बताई गई, उस पर चल रहा है। और अब तक उस मामले में कुछ भी हुआ नहीं। सरकार की तरफ से एक वार्ता की गई, वो वार्ता विफल हो गई। हर रोज हम टकटकी लगाए देखते हैं कि आज कुछ समाधान निकलेगा इस मसले का। हालांकि एसआईटी जांच और तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन जो युवा, जो बेरोजगार, वो एसले हॉल के पास उस परेड मैदान में बैठे हैं, मतलब वो वहीं पर हैं। वो कैसे घर जाएंगे, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। प्रदेश की हालत को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूं। शांति प्रसाद भटजी हमारे साथ हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं और काफी उम्मीदें इस दल से भी रही हैं प्रदेश को, और भटजी जैसे नेताओं से भी रही हैं। खाटी पहाड़ी नेता और पहाड़ी दल की सोच और पहाड़ वाली सोच रखने वाले लोग, और वही सोच सकते हैं। भटजी, क्या गलत तो नहीं है? जो पहाड़ का असली बंदा, जवानी पानी वाली बात होती है ना, जो वाले बंदे ही तो सोच पाएंगे कि ये जो पहाड़ के युवा, जो देहरादून में बेरोजगार युवा बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, साल भर बच्चा तैयारी करे, फिर उसके बाद पेपर देने जाए, और वही बहुत बड़ा पेपर, धड़कनें बढ़ जाती हैं ऐसे पेपर्स में। हम लोगों ने तो छोटे-छोटे दिए, उसमें हालत खराब हो गई। और उसके बाद इसमें आयोग की कार्यशैली पर सवाल, जब पेपर लीक हो गया उसके बाद कार्यवाही पर सवाल। ये कब तक उत्तराखंड देखता रहेगा? अब तक का पूरा घटनाक्रम, इसको किस तरीके से देखता है आपका चश्मा? देखिए रौतेला जी, ये जो आज आपके और मेरे बीच में संवाद हो रहा है, जी, उत्तराखंड की जनता इसे बखूबी जानेगी, समझेगी कि इन 25 वर्षों पे जिन्हें राष्ट्र के नाम पर हमने सत्ता दी, वो जी, सत्ता में बैठकर कैसे उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उत्तराखंड के संसाधनों को बाहर वालों को बेचकर कैसे उत्तराखंडियत को खतरे में डाल रहे हैं। जिन जी, बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा गया था कि उत्तराखंड का बच्चा जो पलायन की मार झेल रहा है उसे रोका जाए, उत्तराखंड जो पर्वतीय क्षेत्र है, 2 सीमांत क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, विदेशी सीमाएं हैं, नेपाल और चाइना, तिब्बत। ऐसे में यदि गांव खाली हो जाएंगे तो हमारी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इन तमाम परिकल्पनाओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य की मांग की, अथक संघर्ष किया, राज्य बना। राज्य बनने के लिए जिन बुनियादी चीजों पर काम होना चाहिए था, उन बुनियादी चीजों पर काम ना होकर दोनों हाथों से इस राज्य को लूटने में किसी भी पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। परिणाम आपके सामने है। जिन 64 लाख लोगों ने रात दिन एक कर बलिदान दिया, राज्य बना, तो राज्य बनते ही इसमें एक ऐसा जनपद जोड़ दिया गया जिस जनपद ने उत्तराखंड में सम्मिलित ना होने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए। मैं जनपद हरिद्वार की बात कर रहा हूं।
मगर 9 नवंबर को जब भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार जनपद को उत्तराखंड में जोड़ा तो उत्तराखंड की महान जनता ने उन्हें सहर्ष स्वीकारा, ये कहकर कि ये भी हमारे अपने भाई हैं, अभी हमारा अंग हो गए हैं। गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला व्यक्ति उत्तराखंडी है, पहाड़ी है। जी। मगर इसके बाद हमारे साथ क्या हुआ? सरकार भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, दोनों कमोबेश राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र एक रहा है, सत्ताएं बदली और परिणाम आपके सामने है। हर परीक्षा में परीक्षा का लीक होना, परीक्षाओं की बोली लगना, यहां जी। तक कि एसडीएम की बोली भी यहां लगी है 1-1 करोड़ की, तब एसडीएम बने। मैं रौतेला जी चुनौती के साथ कह रहा हूं, आज भी यदि उत्तराखंड की जांच एजेंसी ईमानदारी से चयनित नौकरी करने वालों की आज जांच शुरू कर दे तो आधे सचिवालय में फ्रॉड लोग मिलेंगे, आधे शिक्षा विभाग में ऐसे टीचर मिलेंगे जो अपना नाम नहीं लिख सकते, उच्च शिक्षा में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने फर्जी डिग्रियां लेकर उच्च शिक्षा में यहां भाजपा या कांग्रेस के सारे पोषित होकर नौकरियां पाली। अब हौसले इतने बढ़ गए इनके कि अब चपड़ासी बनना है तो 5 लाख, संविदा में नौकरी लगानी है तो 5 लाख, और यह इतना खुला हो चुका है कि अब बेलगाम हो चुके हैं। अब यही है कि जो हाकम सिंह मुख्यमंत्री कार्यालय को बदनाम करते हुए नौकरियां बेच रहा था, कितनी ईमानदारी से बाहर निकल कर आ गया। उसको ना तो एसआईटी जांच कर पाई, ना उत्तराखंड की कोई एलआईयू जांच कर पाई कि बाहर आने के बाद उसकी गतिविधियां क्या है। मगर जब हरिद्वार में पेपर लीक होता है उससे एक दिन पहले आप हाकम सिंह को पकड़ के अंदर कर देते हो, तो हमें शक होता है कि सिस्टम अभी लगा हुआ है और तमाम लोग वो हैं जो इस भ्रष्टाचार में काम कर रहे हैं, वो जनपद अन्य जनपदों के हैं, भाजपा के मेंबर बने हैं, कांग्रेस के मेंबर बने हैं और सदस्य भाजपा कांग्रेस के बनकर किसी अधिकारी को पोषित कर रहे हैं और उसके बाद जम के लूट कर रहे हैं। अब आ जाइए जिस पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड का नौजवान, वो चाहे बद्रीनाथ का हो चाहे वो उधम सिंह नगर गुरुकुल नार्सन का हो, हम ये कहते हैं जो उत्तराखंड में रह रहा है वो पहाड़ी राज्य का नागरिक है, पहाड़ी है। अब आप लगा लीजिए इतनी सख्त नकल कानून भाजपा कहती हमने बनाया है, पहला अपराधी किसको बना दिया? जिसने शिकायत करी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सख्त कानून की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उत्तरकाशी में नकल चल रही है। जिसने शिकायत करी उत्तरकाशी में उस पर मुकदमा लगाया, उसे जेल डाल दिया। ऐसे ही हरिद्वार के अंदर मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मार्तोलिया जी कह रहे हैं कि हमारा सख्त वहां पर जो है सिक्योरिटी थी, तो मोबाइल अंदर चला कैसे गया? जब आप किसी महिला के गहने तक उतार दे रहे हो ये कहकर कि नहीं नकल प्रावधान के चक्कर में हम ये छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे में मोबाइल से अंदर फटाफट फोटो भी खींची गई, बाहर भी आ गई। और मजे की बात मार्तोलिया जी मान भी रहे हैं कि देखो पेपर तो बाहर आया है मगर ये नकल नहीं हुई। भाई मोबाइल अंदर चला गया इसका मतलब परीक्षा भंग, मगर क्या करें, मान भी रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, अपराधियों के ऊपर मुकदमा भी लगा रहे हैं, मगर अंदर से कह रहे हैं ना 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 कोई अपराध नहीं हुआ, पेपर बाहर आया मगर अंदर नहीं गया। ये क्या तरीका है? हम तो ये कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता का स्कूल, भाजपा के द्वारा संचालित उस स्कूल का क्रियान्वयन करने वाला वो धर्मेंद्र चौहान, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कैसे मोबाइल अंदर गया, सिक्योरिटी अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जब जनता का दबाव बना तब कार्रवाई हो। तो मेरा कहने का मतलब है हर परीक्षा को इसी तरीके से लीक करके इन्होंने 2 पीढ़ी उत्तराखंड की बेरोजगार से खत्म कर दिया है। और अब जो नए बच्चे जो देहरादून के जो परेड ग्राउंड के बाहर बैठे हैं, रौतेला जी ऐसी स्थिति के बच्चे हैं जो 1 महीने की अपने महीने का किराया देने की स्थिति में नहीं है, और कितना पेट काट के माँ बाप इनकी फीस भर रहे हैं कोचिंग सेंटरों की, और कोचिंग सेंटर में पढ़ने के बाद काबिल बच्चा 2 नंबर 3 नंबर से रह रहा, और जो हाई स्कूल में प्रमोटेड, इंटर में प्रमोटेड, डिग्री बाहर की, ऐसे व्यक्ति यहाँ टॉप में निकल रहे हैं। तो साफ पता चलता है कि परीक्षाओं की बोलियां लग रही हैं और जिस कारण उत्तराखंड का भविष्य खतरे में है। इतनी निराशा आ गई कि अब बच्चे जाने को तैयार नहीं है।
आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सरकार है कि मानती नहीं। कभी बस भर भर के लाकर धामी जी बहुत अच्छे हैं, परीक्षा में कोई गड़बड़ नहीं है। और आज एक चिट्ठी वायरल हो रही है कि तमाम विभागाध्यक्ष को कहा जा रहा है कि सबसे कहो कि हमारे को धाकड़ धामी के शासन काल में नौकरी मिली, बहुत अच्छा शासन है, बहुत अच्छी सरकार है। ये स्तर हो गया है सत्ताओं का कि चपड़ासी की नौकरी का भी अब लेटर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की मैंने नौकरी दी, जैसे इनके घर की नौकरी कर रहे हैं। अरे राज्य जनता का है, जनता के पैसों से सत्ताएं चल रही हैं, जनता के मत से सत्ताएं चल रही हैं, उसके बावजूद भी श्रेय लेने का जो काम कर रहे हैं, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ जाहिलों की पार्टी है। यहाँ पढ़े लिखों की कदर नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान जैसे विद्वान का अनादर है, मगर क्या बोलते हैं, ये जोशी जैसा कैबिनेट मंत्री जो फौज से भी भागा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों की यहाँ कदर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अनपढ़ जाहिलों को आगे कर उत्तराखंडियत के ऊपर जो चोट मारी है, वो बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, जनसंख्या विस्फोट है, राज्य बहुत कर्रा रहा है। इस दुर्दशा में अब तो कोई बड़ा परिवर्तन के लिए बड़ा संघर्ष होगा, तभी जाके बदलाव होगा। वरना पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराया, उसके बाद कर्मचारी और बनाम बेरोजगार का झगड़ा कराया, और आजकल पहाड़ों में ये बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। एक वर्ग विशेष के बीच में स्वर्ण और अन्यों का झगड़ा कराकर ये जनता के बीच में इतने टुकड़े करना चाहते हैं ताकि अराजकता का माहौल बना रहे और इनकी सत्ता बची रहे। ऐसा होगा नहीं। बहुत बड़ा परिवर्तन रौतेला जी आने वाले टाइम में आप देखेंगे, उत्तराखंड सुलग रहा है। यही तो चीजें होती हैं। जब आंदोलन हुआ तब परिवर्तन हुआ, तभी तो उत्तराखंड बना। उत्तराखंड बना तो वो उम्मीदें जगी जिस उम्मीदों के सहारे आज भी लोग जी रहे हैं। बस पुराने खाटी लोग, आप जैसे लोग भी हैं। मैं थोड़ा युवा हूँ, तो मैं उस दौर में था नहीं, या उस दौर में उस स्थिति में नहीं था कि मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता। लेकिन सोच तो मेरी वही है जो आपकी है। इन सबके बीच में एक तरफ सीबीआई जांच की मांग, आपने बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को बताया यहाँ तक। यहाँ से आगे सीबीआई जांच की मांग हो रही है, जो बेरोजगार संघ के लोग कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि एसआईटी जांच करेगी, बैठा दी है। अभी उस कॉलेज में भी वहाँ भी पहुंचे, अपने यूके ट्रिपल एससी के दफ्तर में, वहाँ जांच पड़ताल हो गई। और खालिद मलिक पकड़ा गया, उसके घर में भी जांच चल रही है, वहाँ भी पूछताछ हो गई। और तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये जांच चल रही है, इसमें आप भी उन्हीं सवालों के घेरे में लाते हैं जिसमें ये बेरोजगार संघ वाले ला रहे हैं, या और विपक्षी लोग कांग्रेस वाले ला रहे हैं कि भैया जब वो कहते हैं ना पहाड़ में वो दही का रखवाला बिल्ली को बैठाओगे तो फिर होगा क्या। अब जो जांच जिस जज की निगरानी वाली बात हो रही है, उन जज साहब को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं लोग। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है इसको लेकर? हमने तो ये सोचा था कि उत्तराखंड बनेगा तो तुरंत इंसाफ मिलेगा, छोटा राज्य होगा, कम लोग होंगे, छोटा परिवार होगा और जल्दी-जल्दी फैसले होंगे। लेकिन यहाँ तो उलझन ही उलझन है बस। देखिए रौतेला जी, जी, अगर सत्ताधीश ईमानदार होते तो इन जी, बच्चों की मांग पर तुरंत सीबीआई जांच की बात करते, और उसमें भी कहते कि 3 महीने के अंदर इस जांच की रिपोर्ट हमें चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। मगर इसके ठीक विपरीत मुख्यमंत्री जी आकर क्या धमका रहे हैं कि यदि मैं सीबीआई जांच करा दूंगा तो फिर ये 10 साल परीक्षा नहीं होगी। समझ रहे हो ना आप? एक राजनीतिक बेईमान व्यक्ति जनता के बीच में कैसे दिग्भ्रमित करता है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अरे भाई, जनता सड़क पर उतरी भी है, नौजवान कह रहे हैं, तो आप सीबीआई जांच कराइए ना। कहां दिक्कत आ रही है? आप अपने दामन पे लगे दाग से अपने आप को मुक्त कराइए और जनता के साथ में खड़े हो जाइए, ये कहकर कि लो आपकी बात के साथ हम सहमत हैं। देखो एसआईटी किनके अंडर में? भाजपा के अंडर में। इससे पहले एसआईटी की जो जांच हुई थी उसका क्या हुआ? अंकिता हत्याकांड में विधायक यमकेश्वर सीधे सीधे सबूत मिटाने की अपराधी थी। क्या हुआ उस पर? क्या करा इनकी पुलिस ने? ये कहने का मतलब है मुख्यमंत्री के अधीन बैठे हुए कर्मचारी वो क्या जांच रिपोर्ट देंगे? जैसा सरकार चाहेगी वैसी जांच आएगी। इसलिए नौजवान बच्चों को उत्तराखंड की सरकार पर विश्वास नहीं है, तभी तो अड़कर बैठे हैं। डीएम उनके पास उन्हें मनाने गए। मैं पहली बार देख रहा हूं इन 25 वर्षों में जिला अधिकारी और कप्तान देहरादून ऐसे बच्चों को प्यार कर रहे थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें बहुत खुशी है
कि आप आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे हो। ये वही हैं जो लठ बजाते थे इन बच्चों पे, ये कहते थे ये अराजक हैं, ये कामचोर हैं, ये पढ़ना नहीं चाहते, देहरादून में जो है अब तफरी करने आए हुए हैं। और आज इनकी भाषा बदल गई। क्यों? क्योंकि देश के अंदर एक संदेश जा रहा है कि युवा अब इन सरकारों पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो इसलिए सीबीआई जांच ना करना धामी जी की सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा होता है। अब आ जाइए, इन्होंने आयोग और जांच के जितने भी सदस्य बनाए वो वर्मा जी हाईकोर्ट के रिटायर, उनका पूरा खानदान भाजपा है। तो भाई क्यों? और भाजपा वाले को ही क्यों तू जांच दे रहे हो? क्यों भाई? जज पर जिसके ऊपर आरोप लग गया हटाओ ना उसको। क्यों हटाएंगे? इसका भी उदाहरण मैं आपको दे दूं। मोदी जी आते हैं और पटवारी कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के गांवों को इसलिए मोदी जी के सामने नहीं जाने देते कि आप जो है खुलकर जो है सच्चाई बता दोगे, इसलिए सरकार की तरफ से दबाव बना और पटवारी ने तमाम गांव में, थराली में जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग थे उनको जो है मोदी जी से नहीं मिलने दिया। ये तो भाजपा का चेहरा है। अब ऐसे में राम कंडवाल जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है कि भाई हमें तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हारी कार्यप्रणाली में इतने कमियां हैं कि यदि हम तुम्हारी एक बात को मान जाएंगे तो फिर हमारा ये आंदोलन, हमारी ये डिमांड, हमारा भविष्य खतरे में होगा। यही कारण है कि डीएम जो आश्वासन दे रहे थे वहीं पर जो है राम कंडवाल उनके आश्वासनों को खारिज कर रहे थे। स्वाभिमान मोर्चा के बॉबी पवार उनके आरोपों को खारिज कर रहे थे। और अगर ये झूठ होते बच्चे, गलत होते बच्चे, तो डीएम बोलते कि जिन आयोग के रिटायर्ड जज पर आरोप लगा रहे हो ये प्रूफ है कि उनके यहां से कोई भाजपा का मेंबर नहीं है। मगर डीएम ने जैसी देखा कि पोल खुल रही है तो पतली गली से निकल गए। यानी कि ये बच्चे बड़े होमवर्क के साथ बैठे हैं। इनको ये विश्वास हो चुका है कि इस सरकार में हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। यदि हम यहां से उठ गए बगैर सीबीआई जांच के और बगैर परीक्षा निरस्त कराए तो आपको कहीं ऐसा ना सुनने को मिले कि 100 में से 99 बेईमान नौकरी पा गए और जो पढ़े लिखे थे वो 2 नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर से रह गए। उनकी गाड़ी कमाई जो है फिर बट्टेदार लग जाए और उत्तराखंड का नौजवान अपने आप को ठगा महसूस करे। इसीलिए डीएम की एक एक बात को नकार दिया और बच्चे आज भी डटे पड़े हैं। इन निर्लज सरकारों को यह समझ नहीं आ रहा ये गरीब बच्चे 3 टाइम कैसा खाना खा रहे होंगे, कहां रह रहे होंगे। ये निर्लजता बताती है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम के जाल में जनता को फंसाकर उत्तराखंड को लूटने पे लगी है। अब परिवर्तन की बात है, बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में, जो है खतरे की घंटी बजने लगी है। आज मैं देख रहा था पिथौरागढ़ में डीएम कार्यालय में जिस तरीके से जनता दरवाजा तोड़ के घुसी है, वो बताने के लिए काफी है कि लोकतंत्र में जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि यदि झूठ का सहारा लेके जनता की आंख में धूल झोंकेंगे तो बड़ी क्रांति की ओर उत्तराखंड जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इस बीच आपने एक जिक्र किया, वो आंदोलन में बॉबी पवार का जिक्र हो गया। बॉबी पवार पूर्व अध्यक्ष भी हैं बेरोजगार संघ के, और मैं अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि वो मेरे सामने आ गई थी उनकी बाइट, अपने वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तराखंड के कई मसलों को लेकर वो कोर्ट में जिरह करते हैं, मैंने देखा है पहले भी। तो नेगी जी, विकेश नेगी, वो कहते हैं कि बॉबी पवार ने इस पूरे आंदोलन को सियासी रंग दे दिया और कुछ पुराने मसले उन्होंने बताया। उनके साथ अभी थोड़ी देर पहले मेरा 1-to-1 ऐसी चैट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो साथ नहीं दे रहे हैं। अगर सच्चाई, अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे हैं, जैसे बॉबी पवार कह भी रहे हैं कि भैया हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, वो पुराने वाले मसले को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। 2023-22-23 का मसला, जब बॉबी पवार जेल भी गए थे, तो वो कह रहे हैं कि वो साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन ये कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तो चीजें नहीं हो रही हैं। हालांकि मैं और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेता अगर लाठी नहीं खाएगा, आंदोलन नहीं करेगा, प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा, फिर वो नेता कैसे बनेगा। बॉबी तो अभी युवा है ना, अभी पैदा ही हो रहे हैं राजनीति में। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से बेरोजगारों की आवाज बनकर अपनी बात जनता के बीच में रखी और सरकार बैकफुट पर भी आई, मार भी खाई, जेल भी गए, बहुत यातनाएं भी झेली। उनका बेरोजगार संघ का कार्यकाल बहुत अच्छा था। मगर जैसे ही वो लोकसभा का चुनाव लड़े, जैसे ही उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म के अंदर क्षणिक सफलता मिली,
उनके चरित्र पर कई तरीके के उंगलियां उठने लगी। और जब उन पर उंगलियां उठी तो आगे बढ़कर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। राजनीति में चुप्पी आपके ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े कर देती है। अब वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने बेरोजगार संघ छोड़ दिया है, अब वो नेता हैं। तो जब नेता हैं तो सवाल बनते हैं, और जब सवाल बनते हैं तो कई सवालों में बॉबी परमार घिरते हुए पाए भी जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको कि वो राजनीतिक क्षितिज पर आगे बढ़े। मगर मुझे लगता है कि जैसे बॉबी परमार ने बेरोजगार संघ का एक साथ छोड़ा, यूकेडी का साथ छोड़ा, और स्वाभिमान मोर्चा अचानक उन्होंने उसका अध्यक्षता भी पकड़ ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में वो जितनी तेजी कर रहे हैं, कहीं कोई उनको अड़ंगी ना देकर गिरा ना दे, कहीं उनका उज्जवल भविष्य खतरे में ना आ जाए। उनको ये सोचना चाहिए कि जो बात आप कहते हो अगर उसके प्रूफ हैं तो वो जनता के बीच में खुले मन के साथ रखना चाहिए। जिन वकील की आप बात कर रहे हो, विकेश नेगी, एक अच्छा वकील है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उत्तराखंड के तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाता है। अगर आपके पास पेपर है और वो कोई मांगता है तो सार्वजनिक संपत्ति है, दे देना चाहिए। मगर केवल राजनीतिक लाभ मैं लूं, दूसरे को इस चीज की जानकारी ना हो, अगर इस मानसिकता के साथ राजनीति करते हैं तो राजनीति में आरोप लगना स्वाभाविक है। वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई अन्य नेता हो, खुली किताब राजनीतिक जीवन में होनी चाहिए। और जी उन्होंने एक बात और कही ना, ये बातें उन्होंने ही नहीं, कई लोग दबी जुबान से बात कह रहे हैं। हालांकि मैं चाहता ये हूं कि प्रदर्शन होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। अगर आवाजें कहीं सुनाई नहीं दे रही तो वो कहते हैं ना, धाप लगानी चाहिए, जोर से आवाज लगानी चाहिए, वो होना चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि बॉबी पुवार बेरोजगार युवाओं और अभ्यर्थियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें विकेश नेगी भी है। उनका भी ये कहना है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक राजनीतिक सीढ़ी बना रहे हैं। ये आप क्या देखते हैं? मैं ये सब नहीं करना चाहता था, नहीं कहना चाहता था कि यूकेडी छोड़ दी, तो आपने खुद जोड़ दिया, क्योंकि सियासत में जब कोई आता है तो उसका आना जाना तो लगा रहता है। बोलो, तो कई लोग देख लिए हमने। लेकिन क्या बेरोजगारों के इमोशंस से खिलवाड़ कर राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने की बात को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, बहुत गलत है। नौजवान बच्चों की भावनाओं को भड़काकर यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक रोटियां सेकेगा, वो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। रौतेला जी, मेरा पूरा जीवन राज्य आंदोलन और उत्तराखंड क्रांति में बीता है, और मैंने ऐसा दौर भी देखा कि एक कॉल पे हमारे 2-2, 3-3 लाख आदमी सड़क पे उतर जाते थे 90s के दौर पे। और मैंने ऐसा दौर भी देखा है, राज्य बनने के बाद हमारे साथ 2 आदमी जुड़ने को तैयार नहीं हुए। मैंने ऐसा दौर भी देखा है कि बिना पैसे का व्यक्ति नेता बनता था, और मैं आज वो दौर भी देख रहा हूं कि करोड़ों रुपए खर्च कर कर बेईमान सत्ता में बैठ जा रहा है, बलात्कारी विधायक बन जा रहे हैं, मगर ईमानदार जमानत जब्त करवा रहा है। बावजूद इसके मैंने अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो गया हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर भगत सिंह बनना है तो भगत सिंह जैसा चरित्र भी होना चाहिए। यदि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली बनना है तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जैसा चरित्र भी दिखना चाहिए। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, मगर कभी किसी राष्ट्र लालच पे नहीं आए। जीवन भर उन्होंने फकीरी में गुजारा, मानवता के प्रतीक बने। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने सीज फायर का जब उसमें बात कही थी, पाकिस्तान में गढ़वाली सीज फायर कहा था, जब पेशावर कांड में उनको कहा गया कि नेत्य मुसलमानों पे गोली चलाएं, तो वो मानवता के प्रतीक बने, मगर समझौता नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है, बॉबी के भी राजनीतिक जीवन अभी जरा सा शुरुआत है। अगर इस शुरुआत में 3-3, 4-4 तरह की विचारधाराएं बदल रहे हैं, और चंद लोगों को लेकर अगर वो ये सोच रहे हैं कि चुनाव में जीत कर मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, बहुत कठिन जोग है। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए एक विधानसभा में 35,000 आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं, और 35,000 आदमियों को एक मत करना एक विधानसभा में आज के दौर में बहुत कठिन है। किनारे से भी अगर हारे तो हार है, अगर पार हो गए तो बहुत बड़ी बात है, फिर विधानसभा में क्या कैसे करोगे। कहने का मतलब है कि यदि मुद्दे आपके राजधानी है, मुद्दे आपके उत्तराखंड है, मुद्दे आपके बेरोजगार है, मुद्दे आपके संसाधन है, तो आओ एक मुट्ठ और एकजुट होकर उत्तराखंडियत को जिंदा करने के लिए एक मंच पे आओ। उत्तराखंड क्रांति दल का नेता होने के नाते मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, 80 के दशक में उत्तराखंड आंदोलन के दौर पे लोग कहा करते थे कभी उत्तराखंड नहीं बनेगा, मगर 90 के दौर में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ पूरा समाज खड़ा हुआ। हमने भाजपा कांग्रेस के खिलाफ जब माहौल बना तो हमने कहा नहीं, ये नफरत इस राज्य के लिए और देश के लिए घातक होगी। हमने कहा राजनीति बाद में कर लेंगे,
मगर अगर झंडे के विपरीत अगर ये उत्तराखंड आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी अपना झंडा पीछे करते हैं, तुम भी अपना झंडा पूछा करो और विश्व को संदेश दो कि वैचारिक उत्तराखंड के लिए हम सब एक हैं और राजनीति अलग अलग जरूर करते हैं। तो संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर हमने सबको साथ लिया और जब राजनीतिक लाभ का समय था 96 में, तो हमने ये कहकर कि उस समय पर पूरा उत्तराखंड उन्माद की ओर बढ़ रहा है और हमारे पीछे लोग आंख बंद करके वोट दे रहे हैं। हमने कहा लोकतंत्र में इस तरीके से फैसले होंगे तो ये घातक होगा। हमने राज्य नहीं चुनाव नहीं का नारा देकर हमने वहां पर भी त्याग दिखाया। मैं कहने में आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि इतने बड़े त्याग के बाद ये राज्य बना है। और ठीक है, इन 25 वर्षों में हमको राजनीतिक नुकसान बहुत हुआ, मगर फिर भी बुनियादी मुद्दों में हम लगातार लगे हैं, ये कहकर कि उत्तराखंडियत के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। और अब आप देखिए, इन 25 वर्षों के संघर्ष के बाद आज नौजवान, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी सब समझ रहे हैं कि यूकेडी यार सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसका विरोध क्यों है? क्योंकि जितना यूकेडी को कमजोर करेंगे, जितना यूकेडी को बदनाम करेंगे, उतना बाहर के लोग यहाँ ताकत बनेंगे। बताओ, ठेकेदार दिल्ली का, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ठेकेदार दिल्ली का, सप्लायर दिल्ली की, सरकारें दिल्ली वालों की, पैसा दिल्ली वाले कमा रहे, ब्रेन हमारा यहाँ से ड्रेन कर रहा, पैसा हमारा यहाँ से ड्रेन करके दिल्ली जा रहा। तो राज्य बनाया किसके लिए? जिन बुनियादी मूल्यों के लिए राज्य लड़ा था उस पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए अब जनता समझ रही है, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या नौजवान सब यूकेडी से जुड़ रहे हैं और 27 में परिवर्तन होगा। जी, एक सवाल आपको और आपकी पार्टी को लेकर मैं करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास 2-3 सवाल और हैं, थोड़ा समय सीमित है, इसलिए मैं चाहता ही हूँ कि मैं उस चीज को देखूं कि आपने कहा उत्तराखंड क्रांति दल। पता है, ये नाम सुनकर ही ना, हम जब छोटे थे उस दौर में जब आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक अलग सा जोश आता था, एक अलग सी ऊर्जा आती थी कि उत्तराखंड क्रांति दल ऐसे करके ना। और जैसे हमने देखा कि अलग बन भी गया, लड़ाई सफल रही उत्तराखंड क्रांति दल या आंदोलनकारियों की, लेकिन उसके बाद इस दल को मैं जब देखता हूँ फिर तो इतनी समझ भी हो गई। और आज तो जब पत्रकारिता में इतने साल हो गए तो बहुत ज्यादा देख भी लिया, समझ भी लिया, पढ़ भी लिया, जान भी लिया। लेकिन लोगों का बिखराव, लोगों के साथ नहीं जुड़ पाना या लोगों का यूकेडी के साथ नहीं जुड़ पाना, आज कुछ गिने चुने लोग ही मुझे दिखाई देते हैं। जैसे आपने कहा, कुछ पुराने लोग दिखाई देते हैं, कुछ नए लोग दिखाई देते हैं बस। लेकिन जैसे ही अलग हुआ वैसे ही अलग तरह की तस्वीर देखने को मिली। अब वो राजनीतिक स्वार्थ वाली बात आती है, बॉबी पवार को देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत अभी तो पैदा ही हो रहे हैं और पैदा होने में ही अगर ऐसी स्थिति है तो बाद में क्या होगा। ऐसा ही क्या मैं उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर भी कह सकता हूं, अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने उस दौर में 2000 या उसके बाद वाला जो चुनाव हुआ या उस दौर में अगर थोड़ा सा संयम रखा होता नेताओं ने, बड़े बड़े नेता दिवाकर भट्ट जी थे या पवार साहब थे या एरिक जी थे, ये लोग अगर थोड़ा और सोचते, टाइम देते अपने आप को या उत्तराखंड क्रांति दल को, तो तस्वीर कुछ और होती इस प्रदेश की। आप मानते हैं? देखिए, ये बदनाम किया गया हमको। जब राज्य बना तो हमने कहा कि भाजपा ने एक ऐसा राज्य बना दिया, उत्तर प्रदेश में से पुनर्गठन जब हुए 26 राज्य विरोधी संशोधन, हमारे जल जंगल जमीन से लेकर सारा अधिकार उत्तर प्रदेश का, ना बोली ना भाषा ना सीमांकन हमारा ढंग से हुआ। यहाँ तक कि हरिद्वार का भीमगोड़ा तक हमारा जो है 18 नहरें आज भी जो है उत्तर प्रदेश के हाथ में। जब हमने ये बात कही तो तब भी लोगों ने हमें बदनाम किया कि अभी तो नवोदित राज्य है, अभी बंटवारा हो ना हो मगर आपको ना चुप रहना चाहिए। जब पहली सरकार चुनी तो हमने जमकर कांग्रेस का विरोध किया कि आप उत्तराखंड में परिसंपत्तियों के लिए उत्तर प्रदेश से जो है हमारी बात को पहुंचाओ और हमारी संपत्तियां छुड़वाओ। तब भी हमको लोगों ने ये कहा कि अरे साहब, ये तो विरोधी हैं, आंदोलनकारी हैं, इन्हें केवल आंदोलन आता है, नवोदित राज्य में इनको कांग्रेस का विरोध नहीं करना चाहिए। जब यहाँ पर 19 विधायक से 70 विधायक हुए, फिर हमारा दोबारा इन्होंने पुनर्गठन कर दिया, हमने तब निर्वाचन उसका परिसीमन आयोग का विरोध किया, जेल गए, लाठियां खाई। हमने कहा कि ये इस राज्य का परिसीमन हो चुका है, 70 विधायक हैं, पहाड़ से 6 विधायक मत कम करो। तब भी 6 विधायक कम हो गए, तब भी हमको बदनाम किया गया कि ये तो आंदोलनकारी हैं, ये तो सत्ता के विरोधी हैं, इन्हें सरकार का सहयोग करना चाहिए। आपको शायद इसके रौतेला जी जानकारी नहीं होगी, 2007 में कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि भाजपा की सरकार हमारे बगैर नहीं बन पा रही थी। तो हमने क्या गलत कहा? हमने कहा कि अगर सरकार को हमारा समर्थन चाहिए तो हमारे ये बुनियादी सवाल 9 बिंदु हैं, हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अगर साथ दोगे तो ठीक। उन्होंने हामी भर दी। हमने कहा अगर मुख्यमंत्री जनरल
खंडूड़ी को बनाओगे तो हम सरकार में आपके साथ बात करेंगे, वरना हमने ये जर्नल है, ईमानदार है, हमने क्या गलत किया। और जैसे ही हम सत्ता में गए फिर हमको फिर बदनाम, सत्ता के लालची, सत्ता के लालची। अरे दिवाकर भट्ट ने कोई घोटाले करे? गणेश जोशी है क्या दिवाकर भट्ट? दिवाकर भट्ट था तो 250 गज जमीन का कानून आया। दिवाकर भट्ट था तो पटवारियों से लेकर कानूनगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, उनके नियमावली में सुधार आया। दिवाकर भट्ट था तो सस्ता अनाज बना, मिला लोगों को। दिवाकर भट्ट था तो पहाड़ के अंदर विकास की योजनाएं चढ़ी राजस्व विभाग के अंदर। कहने का मतलब है हमारे कामों को दबाकर किसी ने अटल का ठप्पा लगाया, तो किसी ने भाजपा का ठप्पा लगाया, किसी ने दीनदयाल कहा, मगर कहीं दिवाकर भट्ट का नाम नहीं लिया। जब हमारे विकास के योजनाओं में हमारा अनदेखी भाजपा ने करी, हम बाहर आ गए। तो हमने क्या गलत किया? मगर अखबार किनके? बाहर वालों के। षड्यंत्र किनका? बाहर वालों का। बदनाम किसे किया? यूकेडी को। परिणाम क्या हुआ? बर्बाद हो गया राज्य। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। काशी सिंह एरी के जैसे त्यागी को क्या दुनिया जानती नहीं है? 1984 का नौजवान वो विधायक बनकर जब लखनऊ गया तो एक ही विधानसभा की पहले पटल पर जो है 72 से ज्यादा क्वेश्चन खड़े कर दिए। पूरे लोकतंत्र में नियम बना कि एक दिन में एक विधायक 5 से ज्यादा सवाल नहीं कर सकता। वो काशी सिंह एरी जिसने अपना पूरा जीवन उत्तराखंडियत पे खत्म कर दिया, आज वो किस हालत में है? मगर क्या उन्होंने उत्तराखंडियत छोड़ी? कहने का मतलब है रौतेला जी, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल की हालत की है, वैसे ही उत्तराखंड के प्रतिभावान पत्रकारों की भी हालत है। इन्हें भी यहाँ इतनी अनदेखी करनी कि यहाँ बिहारी कर रहे राज, यहाँ हरियाणवी कर रहे राज, और जो हमारे पत्रकार हैं जो बेचारे पोर्टल चला रहे हैं उनको 5 रुपए देने को तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे नियम और कानून बना दिए। मेरा कहने का मतलब है जितना यूकेडी को बदनाम करेंगे उतना बाहर वाले राज करेंगे। इसीलिए आज पेपर भी लीक हो रहे हैं, संसाधन भी बिक रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित है, जो है स्कूलों में स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर है नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां हैं तो घोटाले की भेंट है। तमाम चीजें जनता देख रही है, मगर आरोप अरे दिवाकर भट्ट खराब, अरे एरी का, ऐसा नहीं चलेगा। जनता समझ रही है, इसीलिए नौजवान यूकेडी से जुड़ रहे हैं। और फिर हम कहते हैं जिस दिन सत्ता आएगी उल्टी करा देंगे जिन्होंने उत्तराखंड का एक पैसा भी गलत तरीके से लूटा है, और जिन्होंने गलत तरीके से उत्तराखंडियत को खतरा पहुंचाया है, जेलों में ना ठूस दिया तो काहे के राज्य आंदोलनकारी। मौत अगर उत्तराखंड आंदोलन में नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खून में जो है पानी भर गया। आज भी वो उबाल है, गर्दन कटवा देंगे, मगर हम उत्तराखंडियत में समझौता नहीं करेंगे। तय जनता ने करना है, कब सत्ता देगी। जिस दिन सत्ता देगी उसी दिन उत्तराखंड का स्वर्णिम इतिहास लिखने में हम कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। उम्मीद करता हूँ कि जो आप सपना देख रहे हैं वो साकार हो और खाटी उत्तराखंडी सरकार बने, तो शायद ऐसा लगे कि तस्वीर बदले इस पहाड़ की, इस समस्या की, परेशानियों की, नौजवानों की, महिलाओं की, अस्पतालों की। अब वादे तो हर कोई करता है। 25 साल में जब गिनाने के लिए पूछते हैं भट्ट जी, तो लोग कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन मुझे तो कुछ, अब हो सकता है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही है। मैं भी 25 साल में कुछ तो बड़ा हुआ ही हूँ, अनुभव में भी कुछ सीखा ही है, कुछ उम्र में भी बड़ा हुआ हूँ, कुछ लोगों से ज्यादा मिला हूँ, तो इतना तो होता है। लेकिन एक जिस तरह की सोच थी उस तरह की चीजें नहीं हुई और आज भी नहीं हो रही है, मुझे ये पता है। मैं आप लोग तो वहीं रहते हैं, मैं तो कई कबार आता जाता हूँ। आपने कहा ना कि पत्रकारों की हालत देख लीजिए या रोजगार की हालत देख लीजिए। चलिए एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोजगार को लेकर मैं सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि बैठूंगा तो आपके साथ बहुत ज्यादा बातें हो जाएंगी। रोजगार को लेकर कोई ऐसी नीति बनती हुई मैंने देखी नहीं। बट साहब आपने देखी हो तो आप बताइएगा मुझे, क्योंकि हमने उधम सिंह नगर बसते देखा, उसको बसाया गया। हरिद्वार का स्कूल इलाका जो बसा, फैक्ट्रियां, कंपनियां आई, आरक्षण की बात हुई, अपने पहाड़ियों को कितना आरक्षण मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब मानक मायने सब कह दे तिलांजलि दे दी गई उनको। बाहरी कंपनियां आई तो उन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, जमीनें उनको दी गई। उसके बाद हमने सपना ये देखा कि शायद हमारे पहाड़ का भला हो, लेकिन वो तो हमारी जवानी भी लूट ले गए, पैसा भी लूट ले गए, पानी तो हमारा जा ही रहा है, सब चीजें लूट रही हैं। इस रोजगार के मसले को किस तरीके से आप देखते हैं? अगर रोजगार होगा, मैं चाहता हूं कि पहाड़ आज बर्बाद नहीं हुआ होता अगर रोजगार होता, चाहे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, या कुछ अलग तरह का उद्योग हो। मैं नहीं चाहता कि बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आपके मेरे रानीखेत में लग जाएं या उत्तरकाशी में लग जाएं, उससे ऊपर चले जाएं। छोटा छोटा व्यापार व्यवसाय लोगों को सरकार की योजनाओं से मिलता, तो मैं
खुद इस बात को मानता हूँ कि आज मेरे घर में जो 2-4 भाई बंधु काम कर रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा सुखी हैं, घर की रोटी खाकर, गाँव की रोटी खाकर। वो लेकिन उसको ज़्यादा लोग नहीं कर सकते, ज़्यादा करेंगे तो वो भी प्रभावित हो जाएँगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा बिंदु आपने छुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस बात को भी लेकर आओगे। देखिए, नीति बनाने वाले नीति नियंता कौन? जिन्होंने उत्तराखंड कभी देखा नहीं। अगर उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देते तो क्या वहां बच्चे पढ़ने नहीं जाते? आप ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, तो क्या वहां पर आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री नहीं लग सकती? क्या उत्तराखंड के अंदर कुटीर उद्योग नहीं हो सकते? हमारी परंपरागत जो खेती है, क्या उसको डेवलप नहीं किया जा सकता था? कहने का मतलब है, मुझे मेरे खेत में हल लगे और मुझे सुरक्षित यदि सरकार कर देती कि जंगली जानवर तुम्हारा खेत खराब करेगा, मगर आपको सरकार 200 रुपए रोज मनरेगा के तहत या महिलाओं के लिए गौरा कन्या धन के तहत अगर आप 200 रुपए देते, 15 दिन की भी दिहाड़ी देते, तो दोनों हस्बैंड वाइफ कम से कम 6,000 रुपए महीना कमा लेते, खेती भी होती, घी दूध भी होता, तो संपन्नता बढ़ती। 10 जी, साल 15 साल का एक प्लान बना देते, 15 साल के अंदर लोग अपने परंपराओं से जुड़ जाते, स्ट्रांग हो जाते। सरकार को ये सब्सिडी की बात खत्म कर देनी चाहिए थी। मगर कर क्या रहे हैं? हम दुनिया को 60% पानी देते हैं, मगर गांव में पानी नहीं। हमारे गांव में नल नहीं है, पानी नहीं है, मगर शराब की बोतल आपको जो है हर जगह मिल जाएगी। तो क्योंकि हुँ, सरकार की इच्छा है तभी तो मिल रही है। तो नीति नियंता जो लोग हैं, वो उत्तराखंड को लूटने की मंशा से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जंगल खत्म कर दिए, आपको मालूम है? पहाड़ के जंगल निपटा दिए इन्होंने लूट के लिए, और उसका परिणाम आप देख रहे हो, कैसे धड़धड़ाकर पहाड़ गिर रहे हैं, कैसे बादल फट रहे हैं। भूवैज्ञानिक चीख चीख के कह रहे हैं कि इन भूमि का जिस तरीके से दोहन हो रहा है, एक दिन उत्तराखंड खत्म हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, गंगा यमुना मिलनी बंद हो जाएगी, सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। पर आप किसको चीख के सुना रहे हो? जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं। पूरब का आईएएस है, उसे क्या मतलब उत्तराखंड से? वो तो लूट के चल देगा 60 साल का होते ही। मगर जिसको उत्तराखंड की चिंता है, वो तो बेचारा सत्ता तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इसलिए जो कोई ये कहता है कि उत्तराखंड में रोजगार के साधन नहीं है, मैं ये मानता हूं, चांद के अंदर, नोट करना मेरी बात को, चांद में केवल हवा और पानी होता तो वहां बस्तियां बन जाती। और हम दुनिया को फ्री की हवा दे रहे, फ्री का पानी दे रहे, और हमारे यहां पलायन हो रहा। क्यों भाई? कोरोना में आदमियों की जब जान आफत में आई तो लोग सारे पहाड़ में चढ़ गए। क्यों? क्योंकि शुद्ध हवा कोरोना से बचाने के लिए थी। तो जब हम इतने धनाढ्य थे, हमको ऐसे क्यों बनाया गया? क्योंकि ये नीति है, जितना पहाड़ को संसाधनों से दूर करेंगे, उतना बाहर वाले वहां जो है ऐश करेंगे और पहाड़ खाली होंगे, तभी तो बाहर के लोग वहां पर आएंगे। 5-5 करोड़ की कोठियां बन रही हैं और गरीब बेचारा वहां 2 लाख का घर नहीं बना पा रहा। देहरादून में अगर जो ईंट 10 रुपए की पड़ रही है, वो ईंट पहाड़ में 40 रुपए की पड़ती है। मगर देहरादून में भी 2 लाख रुपए की योजना के तहत आपको मिलेगा, और पहाड़ में बद्रीनाथ में भी 2 लाख। तो समझ नहीं आता, नीति नियंताओं ने बिल्कुल जानबूझकर ऐसा किया हुआ है कि पहाड़ मजबूरी में लोग खाली करें। और उसके बाद यह है, मेरा मानना है, जिस दिन अच्छी गवर्नमेंट आ गई, गांव का व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ दिया जाए तो कोई पलायन नहीं करेगा। रोतेला जी, पलायन विकास की एक सतत प्रक्रिया है। कोई उच्च शिक्षा के लिए पलायन करता है, देश का निर्माण करता है। कोई नौकरी के लिए पलायन करता है, देश का निर्माण करता है, देश का सौभाग्य है। ऐसा पलायन, इसको विकास परक पलायन बोलते हैं। मगर जो 2 जून की रोटी के लिए 5,000 की नौकरी होटल में करने के लिए दिल्ली बंबई जाएगा, उसको पलायन नहीं कहते, उसको सरकारों का निकम्मापन कहते हैं, जो अपने समाज को अपने जगह पर रोजगार स्वरोजगार नहीं दे पा रहा है। यही कारण है कि उत्तराखंड का 90% आदमी मजबूरी का पलायन कर रहा है, और हम ऐसे पलायन का विरोध करते हैं। मगर दुर्भाग्य है, इन 25 सालों में गणेश जोशी, धन सिंह, ये तुम्हारा गामा, ये अनपढ़ होकर करोड़पति बन सकते हैं। इनके पास अकूत संपत्ति हो सकती है, चाउमीन से अरबपति बने, कोई फौज छोड़कर भागा, यहां करोड़पति बन गया। मगर पढ़ा लिखा बीटेक, डॉक्टर, इंजीनियर, वो डिग्री लेकर हाथ में घूम रहा है, एक तरफ डिग्री, दूसरी तरफ हाथ खाली, घर में पिताजी की डांट। ऐसी परिस्थितियां बनाकर यदि उत्तराखंड के अंदर कोई पढ़े लिखों का मजाक बनाएगा, तो क्रांति का होना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति की सुबुगाहट मुझे दिख रही है। हे ईश्वर, देश के अंदर वो क्रांति ना हो
और शांति से सरकारें नौजवानों की बात माने और उत्तराखंडियत को जिंदा करने के लिए सही नीतियां लेकर आए, वरना बहुत बड़ा खतरा मुझे दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया भट्ट जी आपका इतना वक्त देने के लिए। सवाल तो और भी मेरे पास थे, लेकिन बाध्यता कुछ है, समय थोड़ा सा देखना पड़ता है। फिर मैं आपसे जुड़ूंगा, और भी कई सारे मसले हैं, उस पर आपकी बात, आपकी पार्टी की राय, आप किस तरीके से आगामी चुनाव में जाएंगे। चुनावी बात को तो टच ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो होना भी जरूरी है, तभी तो बदलाव लाएंगे ना। नाम क्रांति दल होने से क्रांति नहीं आएगी। मुझे पता है कि उसके लिए काम, प्लानिंग और तमाम तरह की चीजें करनी होती है, वरना तो नामों से तो बहुत चीजें हो जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बेहतर हो पहाड़ में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद ये है कि पहाड़ में बदलाव होगा, पहाड़ बदलेगा। बल अपना मांग तो कुछ ऐसी ही थी, जब उत्तराखंड बनाया गया, लड़ा गया, यही क्रांति दल वाले लोग, उत्तराखंड आंदोलनकारी लोग, जिन्होंने अपनों को खोया, कुछ ने खुद की जान दांव पे लगा दी, कुछ ने जमीन जायदाद सब बर्बाद कर दी, किसी ने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए तो बच्चे बर्बाद हुए। लेकिन आज 25 साल बाद भी हम उसी पर बात कर रहे हैं जिस पर आज से 25 साल पहले बात करते हैं, कि उत्तराखंड में ये हालत है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ा होगा, लेकिन वो भी नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं जब 25 साल हुए ना, 25 साल में और सारी चीजें, जरूरतें भी बढ़ गई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारे को ज्यादा नौकरियां चाहिए थी, हमको ज्यादा और संसाधन चाहिए थे। वो चीजें उस तरीके से बनी नहीं, बढ़ी नहीं। हाँ, सरकारें आती और बदलती रही, कांग्रेस बारी बारी, कांग्रेस बीजेपी, मुख्यमंत्री कई बदल दिए गए, ये बदलाव हुआ जरूर, लेकिन बदलाव वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आज बेरोजगार संघ वाले अभ्यर्थी, वो पेपर देने वाले जिन्होंने यूके SSSC का पेपर दिया था, वो परेशान हैं। इससे पहले पटवारी वाले, जेई वाले, BDO वाले, यही लोग तो हैं। जब ये लोग पेपर देंगे, बढ़िया से पास होंगे, तो ये फिर अधिकारी बनेंगे, तो कुछ अच्छा नियम कानून बनाएंगे। अब 15 लाख बोली लग रही है, 15 लाख देकर कोई अगर पटवारी बन गया तो आपको क्या लगता है, वो जनता के लिए काम करेगा? बल अपने उत्तराखंड के लिए उस तरीके का काम, पहले तो 15 लाख की चिंता होगी, बल 15 लाख दे रखा है, वो कैसे बटोर करेगा? घपले करेगा, भ्रष्टाचार, तो क्या मिलेगा हमको? भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की बात करने वालों को जमीन पर इस हकीकत को उतार कर दिखाना होगा, तभी जाकर बदलाव आ सकता है। और हाँ, उस पूरे मामले पर CBI जांच की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी या फिर बेरोजगार संघ वाले लोग। धामी जी, CBI जांच की बात कर दीजिए, CBI को दे दीजिए। जो आपकी छवि है, उस छवि को डेंट मत लगने दीजिए। आप युवा हैं, तेजस्वी हैं, आपके काम को लेकर कई लोग बोल नहीं पाते, आज भी मजबूरी में कांग्रेस वाले टांग खींचते हैं, या फिर कहना पड़ता है, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, क्रांति दल वाले लोग कह रहे हैं, लेकिन और लोगों को लेकर जो बातें होती थी वो आपको लेकर नहीं होती है। लेकिन आप मिसाल दीजिए, कर दीजिए CBI जांच की सिफारिश, कह दीजिए कि हाँ जांच होगी। ये होना चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कुछ नहीं मिल सकता देश में, इस प्रदेश में। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? बहुत लंबी चर्चा, लंबी बातें हो जाएंगी, कहीं आप भी कहेंगे कि बहुत ज्यादा बोलता है ये, कई लोग बोलते भी हैं कई बार, खबर बताया करो, खबर पर बोला करो। भैया, मैं जरूर उत्तराखंड में नहीं हूँ, कभी कभार आता हूँ। घर मेरा एक नहीं 2 जगह है, और ससुराल भी 3 जगह कह लीजिए, 2 जगह ससुराल भी, 4 जगह। तो भावनाएं मेरी भी जुड़ी हैं दोस्तों, इसलिए कुछ चीजें मैं आपके सामने व्यक्त कर देता हूँ, और आप लोग सुनते भी हैं और समझते भी, आप कमेंट भी करते हैं, मुझे पता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको भी आप शेयर करिएगा, इस चर्चा को भी। बहुत अच्छी बात है इसमें शांति प्रसाद भट्ट जी ने कही है अपने उत्तराखंड को लेकर। युवाओं को क्या पता है? युवाओं को जानना चाहिए अपने उत्तराखंड को, और ऐसे ही लोग बताएंगे। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। राष्ट्र के नाम पर हमने सत्ता दी, वो सत्ता में बैठकर कैसे उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उत्तराखंड के संसाधनों को बाहर वालों को बेचकर कैसे उत्तराखंडियत को खतरे में डाल रहे हैं। पहला अपराधी किसको बना दिया? जिसने शिकायत करी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सख्त कानून की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उत्तरकाशी में नकल चल रही है। जिसने शिकायत करी उत्तरकाशी में, उस पर मुकदमा लगाया, उसे जेल डाल दिया। कैसे मोबाइल अंदर गया, सिक्योरिटी अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जब जनता का दबाव बना तब कार्रवाई है। तो मेरा कहने का मतलब है, हर परीक्षा को इसी तरीके से लीक करके
इन्होंने 2 पीढ़ी उत्तराखंड की बेरोजगार से खत्म कर दिया। तो साफ पता चलता है कि परीक्षाओं की बोलियां लग रही हैं और जिस कारण उत्तराखंड का भविष्य खतरे में है। इतनी निराशा आ गई कि अब बच्चे जाने को तैयार नहीं है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं।